अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक जो है इट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने लेक्चर डिस्कस किया जिसमें हमने डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया था। तो आज हम जो है मुख्तलिफ किस्म के इक्विलिब्रियम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे एक फाइल शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, देयर आर टू टाइप्स जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं। इसमें एक होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि होमोजेनस सिस्टम इज अ सिंगल फेज सिस्टम, वन फेज सिस्टम है। इसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, इट इज ओवरऑल सिंगल फेज सिस्टम, एक फेज पर मुश्तमिल होता है। तो जब हम होमोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ऐसा सिस्टम जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही फेज में हो, उनका फेज सेम हो, तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स का फेज सेम हो, आया वो गैसियस स्टेट में हो, आया वो लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम होमोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिस्टम जो है जो होमोजेनस इक्विलिब्रियम पर मुश्तमिल होता है मोस्टली वो या गैसेस होते हैं या रिएक्टेंट्स, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं या तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं। तो हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो एग्जांपल है इसमें आपको वाज़े दिखाया गया है कि हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, ये इरेक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं जो कि तमाम के तमाम गैसेस हैं और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, तमाम गैसेस हैं। तो ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ऑल ऑफ दीज आर गैसेस, so it also represents the type of that is the homogeneous equilibrium. Similarly, acetic acid reacts with ethanol to form ethyl acetate and water. All of these are in liquid state. These are in liquid state. They are representing the single phase. That's why ये जो है ये homogeneous equilibrium है जिसको liquid equilibrium या liquid equilibrium भी कहते हैं। तो जो है अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जो है होमोजेनस सिस्टम पे हमने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशंस जो है उनको डिस्कस करना है कि कैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं होमोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम पे, और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो है या जो थियोरेटिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम जो है उनको सामने लाएंगे। चूँकि आपको पता है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्ट की अमाउंट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स को चेंज करना पड़ता है, डिफरेंट वेरिएबल्स को, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ता है ताकि हमारे पास यील्ड जो है वो मैक्सिमम या मैक्सिमाइज हो जाए। तो उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि किस तरीके से आपने जो है किसी प्रोडक्ट की जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर हो रहा है उसकी अमाउंट को बढ़ाना है, उसको ज़्यादा मकदार में पैदा करवाना है। जैसे हैबस प्रोसेस में अमोनिया सिंथेसाइज होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो अमोनिया की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन जो है वो स्टडी करनी पड़ती हैं, जो कि आने वाले लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन की जाएंगी बाय यूजिंग ले चार्टियर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम दो केसेस डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पहला केस है वो गैसियस रिएक्शंस को डिस्कस करना है। तो गैसियस रिएक्शंस में हम दो किस्म के केसेस स्टडी करेंगे। एक वो केस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, डेल्टा एन जीरो होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और एक वो केस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, दैट इज डेल्टा एन इज आइदर लेस देन जीरो और इट इज ग्रेटर देन जीरो। वी कैन से दैट the number of moles of products are either greater than number of moles of reactants, or the number of moles of products are either less or less than number of moles of reactants. So now proceed with the first case. हम पहले केस के साथ प्रोसीड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एन जीरो है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो भी 2 है, तो डेल्टा एन जीरो है। सपोज आपके पास आप जो है सपोज करें कि आपके पास जो इनिशियल मोल्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के वो ए एंड बी हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो जीरो है। जब आपने इनिशिएटिव लिया है, इनिशियल स्टेजेस में आपके पास, मतलब जब सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि
आपने जो इनिशियल अमाउंट्स ली हैं, चूंकि रिएक्शन हो रही है और इनिशियल अमाउंट्स आप ले रहे हैं, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, आपने इनिशियल अमाउंट्स ली हैं और सिस्टम ने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, तो उस केस में आपके पास टाइम को आप जीरो कंसिडर करते हैं और आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो ए है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बी है और हाइड्रोजन आयोडाइड हैज नो मोल्स, इट हैज जीरो मोल्स। आफ्टर सर्टेन टाइम जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, सपोज करें, लेट सपोज करें कि x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद x मोल्स ऑफ आयोडीन टू प्रोड्यूस 2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चूंकि x मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं तो इस वजह से हमें a से x को सब्ट्रैक्ट करना है और x मोल्स ऑफ b आयोडीन भी रिएक्ट कर चुके हैं, इस वजह से हमें x मोल्स को b से सब्ट्रैक्ट करना है और टाइम जो है मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम डायनामिक जो है इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, इस वजह से टाइम को हम इक्विलिब्रियम से लिखते हैं। तो फर्दर अगर प्रोसीड करें, हमें सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो मोल्स हैं उनकी तादाद का सम निकालना है कि उनको हम कैसे, मतलब जो सम ऑफ मोल्स हैं, सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो हम तमाम मोल्स को जो ऊपर है इनको जमा कर दें, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x या प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी, which is the sum of moles of reactants and products at equilibrium, which means that the number of moles of the reaction are not changing even the reaction has achieved the dynamic equilibrium। ठीक है, क्योंकि बिफोर भी a प्लस बी था और आफ्टर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका उसके बाद भी a प्लस बी है। अब हम इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और आपको पता है कि मोलर कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, दैट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है a माइनस एक्स है इक्विलिब्रियम पे और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है उसको हम कैपिटल V से लिखते हैं। इसी तरीके सिमिलरली आयोडीन की जो मोलर कंसंट्रेशन इट इज b माइनस एक्स बाई वी, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मोलर कंसंट्रेशन इट इज 2x बाई वी। तो केसी जो है इसके लिए इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन जो है आपके पास डायनामिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपके पास इस तरह लिखी जाती है, या ऊपर केमिकल इक्वेशन से इसको लिख सकते हैं। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, उसमें हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस के लिए, केमिकल इक्वेशंस के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को मेंशन किया था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तमाम को अगर आप पुट करते हैं, तमाम जो है इक्वेशन 1 2 3 को इक्वेशन फॉर्म में पुट करते हैं तो आपके पास ये किस्म की सिचुएशन आती है। आफ्टर कैंसलेशन तमाम चीज़ों को कैंसिल करते हुए आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाती है 4x स्क्वायर बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ठीक है, सिंस आप जानते हैं कि v जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया है, v इज बीन कैंसल्ड आउट, v cancel out, v has been cancelled out, so as v has been cancelled out, so there is no effect of change in volume on kc। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का जो इफेक्ट है चेंज होता है उसका केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर v जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, v नहीं है आपको नजर आ रहा है इस इक्वेशन में। इसका मतलब ये कि इस इक्वेशन का जो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से इसके ऊपर वॉल्यूम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो वी वांट टू एक्सप्रेस जो है हमें डाल्टन लास्ट को यूज करना है और हमें एक्सप्रेशन जो है उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ith कंपोनेंट डिवाइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड निकालना है। तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। So number of moles of hydrogen at equilibrium is a minus x and overall number of moles of component तमाम components के जो overall है sum जो है वो a plus b है, so a minus x by a plus b multiplied by capital P। Similarly for iodine it is b minus x divided by a plus b multiplied by capital P। Similarly for hydrogen iodide it is 2x divided by a plus b multiplied by capital P। So Kp की equation जो है वो in terms जो ऊपर equation है chemical equation है उसके terms में हमारे पास इस तरह आती है, ये आप लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर्स की टर्म्स में। तो तमाम इक्वेशंस जो है उनको इक्वेशन 5 में अगर पुट कर दें तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है,
आप देखें यहाँ पे P कैंसिल हो जाता है और फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है। सिंस P इज कैंसल्ड आउट, P यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द अबव केमिकल रिएक्शन इन व्हिच देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन जो है, ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होते, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी नहीं है, उसके इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, और उसके डायनामिक इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब प्रेशर भी उसको इफेक्ट नहीं करता और ना कि उसको वॉल्यूम इफेक्ट करता। हाँ, कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकती है। क्या है, आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो कंसंट्रेशन इफेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट जो है आप देख सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको ये चीज़ सामने आ जाती है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन सच इक्वेशंस और सच रिएक्शंस। Now we proceed with the another case, that is reactions for which delta N is greater than 0. We consider the reaction that is the thermal decomposition of phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride की thermal decomposition को हम consider करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर delta N जो है वो greater than 0 है, क्योंकि number of moles of जो products हैं वो 2 है और number of moles of reactant 1 है, so 2 minus 1 is 1, that is delta N is greater than 0. Initially again हमारे पास जो है number of moles of phosphorus pentachloride are A, the number of moles of phosphorus trichloride 0, and chlorine is 0 again at time 0 at the initial stage. But after equilibrium has been achieved, जब equilibrium achieve हो चुका है, suppose आप कह रहे हैं कि x moles of the phosphorus pentachloride have been decomposed to form x moles of phosphorus trichloride and x moles of chlorine gas, that is time at equilibrium. Equilibrium has been achieved. The total number of moles at the equilibrium stage will be sum of all these moles, A minus x plus x is equal to A plus x. So we want to find out the expression for Kc, and we also want to find out the expression for Kp. So आपके पास again Kc की जो equation है, phosphorus pentachloride की जो concentration है वो, it is number of moles by volume. For phosphorus trichloride, it is again x divided by V, number of moles by volume. For chlorine, it is x divided by V, again number of moles by volume. Since Kc जो है again इसके लिए आपके पास expression जो है आप लिख सकते हैं, phosphorus जो ऊपर above equation है, reversible equation जो हमने यहाँ पे देखी है, इस equation के लिए आप Kc की expression लिख सकते हैं और इसमें तमाम concentrations को जब आप put कर देते हैं तो आपके पास ये final equation आ जाती है। चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो V है, जब V डिक्रीज होगा, Kc जो है वो अगर V इंक्रीज होगा तो Kc डिक्रीज होगा, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि V जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। जब आपके पास V इंक्रीज होगा तो Kc जो है वो डिक्रीज होगा। सो चूंकि हमें Kc की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, Kc की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि Kc कांस्टेंट है। जब Kc कांस्टेंट रहेगा तो उसके लिए x का इंक्रीज होना जरूरी है। जब x इंक्रीज होगा तो इंक्रीज ऑफ V जो है वो कंपेंसेट हो जाएगा ऑलरेडी, और उसकी वजह से Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से रिएक्शन जो है इट मीन्स दैट रिएक्शन हैज टू मूव फॉरवर्ड। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम को जब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। वजह क्या है, जब वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होगा तो Kc डिक्रीज होगा। अब Kc की वैल्यू को कंपेंसेट करना है, Kc अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए x जो है उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, x हैज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, so we can see the effect of volume on such reactions is that the increase in volume will shift the reaction in the forward direction. Similarly, expression for Kp, again आपके पास it's using Dalton's law of partial pressures. आप इसकी expressions निकालते हैं partial pressures की for phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, for chlorine, all these equations, ये तमाम equations जो है ऊपर आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। That is the number of moles of phosphorus pentachloride divided by the sum of all the moles, ठीक है, multiplied by the total pressure of the mixture। तो आपके पास तमाम ये expressions आ जाती हैं। अब इन तमाम expressions को आप इससे Kp की expression में put कर दें, Kp जो है equilibrium constant in terms of partial pressures की equation में put कर दें, तो आपके पास ये situation आ जाती है। और इसको जब आप sort of solve करें तो आपके पास final equation ये आ जाती है। इससे ये साबित होता है कि P जो है अब यहाँ पर नोमिनेटर में है। अब अगर P इंक्रीज होगा तो Kp भी इंक्रीज होगा। अब P इंक्रीज होगा, Kp इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये कि Kp को अपनी वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। जब Kp अपनी वैल्यू कांस्टेंट, सिस्टम हैज टू एडजस्ट इट्स इक्विलिब्रियम, इट हैज टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम। सिस्टम को अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, x हैज टू डिक्रीज, x को डिक्रीज होना चाहिए। जब x डिक्रीज होगा
इट मीन्स दैट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। जब प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। Now we go with the final case for the gaseous reactions, that is reaction for which delta n is less than 0. और यहाँ पर जो typical case है, it is the Haber's process, that is the synthesis of ammonia on industrial level by using nitrogen and hydrogen gas. तो आप देख सकते हैं ये आपके पास equation है, dynamic equilibrium reversible equation है, reversible reaction है। सपोज करें आपके पास इनिशियल स्टेजेस पे अगेन जो है अमोनिया नाइट्रोजन की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो A है और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स B हैं और अमोनिया हैज 0 मोल्स इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन आफ्टर दैट जब सर्टेन इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, आप सपोज करें कि x मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हैज रिएक्टेड विद 3x moles of x moles of nitrogen has reacted with 3x moles of hydrogen. Why? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 3 है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड और स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। सो टू प्रोड्यूस 2x मोल्स ऑफ अमोनिया, सो हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी a minus x divided by capital B, इसकी कंसंट्रेशन b minus 3x divided by capital B, और इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 2x by V. So equilibrium has been achieved. Now we want to find out the expression for Kc. केसी के लिए हम जो है इस इक्वेशन को लिखते हैं और उसमें ये तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं, आपके पास इक्वेशन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए वॉल्यूम इज अगेन इन नोमरेटर, वॉल्यूम नोमरेटर में है। अब वॉल्यूम जो है अगर रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेज पे तो एक्स हैज टू डिक्रीज, एक्स को डिक्रीज होना चाहिए इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ द केसी कांस्टेंट, इट मींस द रिएक्शन गोज बैकवर्ड। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। सिमिलरली फॉर एक्सप्रेशन फॉर केपी अगर आप देखें, सपोज आपके पास आप लेते हैं इनिशियल स्टेजेस में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मोलर रेशियो है वो 1:3 रहते हैं, मतलब 1 मोल ऑफ जो है आप सपोज करें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, यानी कि जो रेशियो है मोलर रेशियो है वो 1:3 है स्टार्ट में। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे सपोज करें अमोनिया के जो मोल फ्रैक्शन है वो x है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमें मालूम नहीं है, हमने x सपोज कर लिया कि x है, कैपिटल X से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को लिखा जाता है। तो कंबाइंड एट द इक्विलिब्रियम पे कंबाइंड मोल फ्रैक्शन जो होगा रिएक्टेंट्स का वो 1 - x होगा, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी, इट इज 1। तो आपके पास चूंकि प्रोडक्ट्स का मोल फ्रैक्शन x है तो रिएक्टेंट्स का जो कंबाइंड मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 - x होगा। ठीक है, सो चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं रेशियो 1:3 में, सो द मोलर फ्रैक्शंस जो होंगे इनके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के H, these are 1/4 into 1 - x and 3/4 into 1 - x respectively. तो 1/4 means कि इसकी जो हमारे पास हमने जो रेशियो ली है 1:3 ली है, तो 1:3 ली है तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास इसके जो मोल फ्रैक्शंस हैं नाइट्रोजन के वो 1/4 into 1 - x है और हाइड्रोजन के जो मोल फ्रैक्शंस है इट इज 3/4 into 1 - x। सो आपके पास जो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए अगेन पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। आप केपी की इक्वेशन है इसमें तमाम इन एक्सप्रेशंस को पुट कर दें तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है सॉरी अगर हम थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, अगर देखें यहाँ पे क्यूब है तो अगर आप यहाँ पे इसको इसके साथ क्यूब पुट कर दें, ये यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये जो है इस तरह ये इसकी पावर जो है वो 3 पावर हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया 3 पावर। अब इसको जब आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है नीचे दी हुई है ये, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेशर p² फॉर्म में जो डिनोमिनेटर के साथ है। Since Kp is constant at constant temperature पे Kp की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जब आप टोटल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू ऑफ द Kp कांस्टेंट। क्योंकि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे Kp डिक्रीज होगा। अब Kp की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए x हैज टू इंक्रीज, x को इंक्रीज होना जरूरी है। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। थस इसका मतलब ये कि इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया की सिंथेसिस बढ़ती है। द रीजन इज दैट, यही वजह है कि आपके पास हेबर्स प्रोसेस में
अमोनिया की सिंथेसिस के लिए हाई प्रेशर्स रिक्वायर्ड होती हैं। आपने पुरानी किताबों में भी पढ़ा होगा कि हेमर्स प्रोसेस जो है वो हाई प्रेशर पे होता है। अमोनिया की सिंथेसिस जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे वो हाई प्रेशर पे होती है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे पास हाई प्रेशर पे अमोनिया जो है वो फेवरेबल है, उसकी सिंथेसिस फेवरेबल है। फाइनल सिस्टम जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। जो फाइनल हमारे पास यहाँ पे फाइनल टास्क है, यहाँ पर आखिरी टॉपिक जो है लिक्विड सिस्टम्स। क्योंकि लिक्विड सिस्टम्स भी होमोजेनियस सिस्टम्स हैं, तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रिया को हम लिक्विड इक्विलिब्रिया कहते हैं। और इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो आपके साथ पहले भी डिस्कस की जा चुकी है। इट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड ethanol to produce ethyl acetate and water. सपोज करें आपके पास इनिशियल स्टेजेस पे एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, 0 moles of ethyl acetate and 0 moles of water. Time is 0. We take the initial stage. Now, after the dynamic equilibrium has been achieved, suppose let X moles of acetic acid reacts with X moles of ethanol to produce X moles of ethyl acetate and X moles of water. So, similarly, we proceed with the concentrations. Concentrations के साथ proceed करते हैं। आपके पास इसकी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ये आ जाती है, इथेनॉल की कंसंट्रेशन ये आ जाती है, इथाइल एसिटेट की कंसंट्रेशन ये आ जाती है एक्सप्रेशन, और इसके लिए वाटर की कंसंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन आ जाती है। तमाम को आप किसी में पुट कर दें तो आपके पास देख सकते हैं, आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है ये आ जाती है, जिसमें वॉल्यूम आपको नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे लिक्विड रिएक्शंस जो लिक्विड फेज में होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दे आर नॉट अफेक्टेड, देयर इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। और ठीक है, but for those reactions in which there is change in the number of moles, that is either number of moles of products are greater than number of moles of reactants or they are less than number of moles of reactants, there will be the effect of volume on the equilibrium constant or the equilibrium of such systems. तो ये हमारे पास फाइनल है, और उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह दोबारा ऑनलाइन जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।